हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतलक्ष्य मेडिकल क्लासेस में। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ेंगे या किस सीरीज से पढ़ेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में तीन चीज डिस्कस करेंगे। क्या क्या? तीन पार्ट हो जाएगा, एक अल्केन के बारे में, एक अल्कीन के बारे में, एक अल्काइन के बारे में। और अनदर पार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के बारे में और उसका जितने भी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया और अनदर जितने भी टाइप का डेरिवेटिव्स होता है बेंजीन का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन। तो यहाँ पर एल्केन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस प्रकार से या क्या क्या विधि है जिसे हम अल्केन को बना सकते हैं या अल्केन को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बनाने का क्या क्या तरीका है। सबसे पहले वो तरीके के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में अल्केन का कुछ क्या है रिएक्शन पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कृपया कर हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो यहाँ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन मतलब हम कितने प्रकार से हम अल्केन को बना सकते हैं, तो वो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला देखो कितने सारे तरीके हैं या कितने सारे टाइप से हम अल्केन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया अल्कीन या अल्काइन से हम अल्केन को बना सकते हैं बाय हाइड्रोजनेशन। मतलब अल्कीन और अल्काइन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या है अल्केन बनेगा। तो बाय हाइड्रोजनेशन है। हम इसके सभी जितने भी प्रकार हैं उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अल्केन को बना सकते हैं। तो पहला हो गया फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइंस बाय हाइड्रोजनेशन। दूसरा हो गया उड्ज रिएक्शन। तीसरा हो गया ये जो है फिटिक रिएक्शन और उड्ज फिटिक रिएक्शन। इससे हम अल्केन तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसको जब उड्ज रिएक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड है फिटिक रिएक्शन और उड्ज फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर बस हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगले क्या मेथड है फ्रैंकलिन रिएक्शन। उसके बाद है कोरे हाउस सिंथेसिस से भी हम अल्केन को बना सकते हैं। फिर है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर है डिकार्बोक्सिलेशन मेथड से भी हम बना सकते हैं अल्केन को। उसके बाद है अल्काइल हैलाइड से हम रिडक्शन करके अल्केन को बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड RX, इसमें कोई भी हैलाइड ग्रुप होगा उससे हम क्या है रिडक्शन करके बना सकते हैं अल्केन को। और बाय यूजिंग रेड फास्फोरस HI 150 डिग्री सेल्सियस पर रिडक्शन करके हम अल्केन को बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि फ्रोम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? COO ग्रुप, इधर जो भी है R जुड़ा हो जैसा भी हो, इससे ये जहां भी ग्रुप है इससे इसी को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इससे हम इसको रिडक्शन करके बना सकते हैं क्या अल्केन। तो इसका दो तरीका यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक क्लीमेंसन रिडक्शन और एक वोल्फ किस्नर रिडक्शन। और अगला तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे हम अल्केन बना सकते हैं। और लास्ट में है मेटल कार्बाइड से भी हम अल्केन बना सकते हैं। तो आइए अब इसका क्या है हम डिटेल स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी सबसे पहले बारी बारी से करेंगे।
कि सबसे पहले अल्कीन और अल्काइन से बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन से कैसे अल्केन को बनाते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का पहला तरीका। तो ये रहा फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन से बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन हम बना सकते हैं अल्केन। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेन अल्कीन्स and alkynes are completely hydrogenated in the presence of metal catalyst, alkane is formed। मतलब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अल्कीन और ये अल्काइन हो गया, जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी कैटलिस्ट पढ़ेंगे, कैटलिस्ट कौन कौन सा होगा, उसके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब इसको हम हाइड्रोजनेट करेंगे तो क्या है, ए अल्केन बनेगा। सिंपल से क्या है, जब व्हेन अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड, मतलब अल्कीन्स और अल्काइन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ऐसे तो ऐड होगा नहीं, तो कोई ना कोई मेटल कैटलिस्ट चाहिए या कैटलिस्ट जो भी रहेगा, तो उस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे किससे, अल्कीन और अल्काइन से, तो क्या बनेगा, अल्केन। अब देखते हैं कि कौन कौन सा कैटलिस्ट हो सकता है, जो कि याद करना है। तो सिंपल है, सबसे पहला है पैलेडियम और प्लेटिनम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो भी रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर, उस पर हम प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में हम एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और इसके प्रेजेंस में क्या है, हाइड्रोजनेशन होगा और अल्केन बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्या है, निकल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और एक इसको क्या कह सकते हैं, तो सेवेटियर सैंडर्न रिएक्शन भी कहते हैं, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और तीसरा हो गया रेने निकल एट रूम टेम्परेचर, वही निकल ही रहता है, ये हाई टेम्परेचर पर है, तो ये रहता है हल्का पाउडर के फॉर्म में रहता है, जो कि हम रूम टेम्परेचर भी इससे इस कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और इससे क्या है, हम हाइड्रोजनेशन करके अल्कीन से या अल्काइन से अल्केन बना सकते हैं। तो ये रहा पहला मेथड कि हम अल्केन कैसे बनाएंगे या कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन को। तो अल्कीन और अल्काइन से हम बाय हाइड्रोजनेशन हम अल्केन बना सकते हैं। तो जैसा कि एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या सिंपल सा है। अब ये क्या है, कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, जैसे कि अल्केन है, डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन हो गया। अल्कीन में क्या है, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकल के प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, अल्केन। यहाँ जो डबल बॉन्ड है, जैसे कि देख रहे हैं डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सिंपल सा, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ अल्कीन से अल्केन बन रहा है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उड्ज रिएक्शन। देख रहे हैं क्या है, उड्ज रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। अल्केन बनाने का तरीका है उड्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्काइल हेलाइड, जब अल्काइल हेलाइड सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आता है तो अल्केन बनाता है। देख रहे हैं, अल्काइल हेलाइड जब सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आता है तो ये अल्काइल हेलाइड बनाता है, और ये साइड प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें आपको सिंपल कैसे कोई भी दे दिया क्वेश्चन, तो सिंपल आपको क्या करना है, जो देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर आपको अल्काइल हेलाइड देता है तो सिंपल से सबसे पहले आप हेलाइड ग्रुप को रिमूव करिए, और जो अल्काइल पार्ट है उस पर क्या है, रेडिकल बनाइए, और इसको इस पार्ट को क्या है, बस डायमेराइज कर दीजिए। जैसे एक पार्ट ये हो गया और ऐसा ही सेम प्रोडक्ट रहेगा, तो इस तरह से इसको क्या है, ऐड कर देना है, इस तरह से ऐड कर देंगे और बन जाएगा अल्केन।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि RX है, 2 अल्काइल हैलाइड है, बीच में सोडियम है, तो इतना को मैं रिमूव कर दिया और सिंपल ये R बन गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो हमको ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि मीथेन CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो मीथेन भी क्या है, ये भी तो अल्केन है, लेकिन हम मीथेन को वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है कि मीथेन को हम वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब बात आता है कि अल्काइल हैलाइड से ही अल्केन बनाना है वुड्स रिएक्शन में, तो अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में क्या है, अल्केन बनाता है। तो अल्काइल हैलाइड में हैलाइड ग्रुप में भी आयोडीन, में भी ब्रोमीन, में भी क्लोरीन, में भी फ्लोरीन। तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा तो ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, तो सबसे पहले क्या है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन। तो ये सीरीज ध्यान में रखना है कि वुड्स रिएक्शन में किस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हम ड्राई ईथर ही यूज करते हैं। आखिर क्यों? कि सोडियम ड्राई ईथर के ही प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन सकता है ओनली। अगर हम ड्राई ईथर के जगह अगर मॉइस्ट ईथर लेते हैं तो वो अल्केन नहीं बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि dry ether is used because if moist ether is taken then alcohol is formed। जब हम अगर moist ether ले लेते हैं तो वहाँ पर अल्केन की जगह अल्कोहल बना लेगा। जैसे कि सोडियम है और अगर moist ether है तो वाटर रहेगा, तो उसके साथ मिलकर के क्या है, NaOH बनाएगा। और यहाँ पर OH एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये OH न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। RX में X का EN ज़्यादा है तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और ROH ऐड हो जाएगा। देखो जैसे ऐड हुआ है और बना लिया क्या, अल्कोहल बना लिया है, तो ये अल्कोहल बन गया। तो हमें अल्कीन इससे नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोडियम को लेना है किसके प्रेजेंस में, ओनली ड्राई ईथर के ही प्रेजेंस में लेना है। मॉइस्ट ईथर अगर आता है तो वो अल्कोहल बना लेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक वुड्स रिएक्शन में एक खास पॉइंट याद करना है, क्या है कि वुड्स रिएक्शन is not suitable for preparation of unsymmetrical alkane because in preparation of unsymmetrical alkane mixture of product is obtained which cannot be easily separated। मतलब वुड्स रिएक्शन से हम अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते हैं, मतलब हम सिमेट्रिकल ही सिर्फ बना सकते हैं। जैसा कि आप भी देखें रिएक्शन में क्या था, सिंपल से कोई भी अल्काइल हैलाइड था और वो अल्काइल हैलाइड में X को आप हटाएं, मतलब हैलाइड ग्रुप को हटाएं, इसका क्या है, रेडिकल बना। और एक ऐसा ही और है जो कि हैलाइड हटेगा उसका भी क्या है, रेडिकल बनेगा, हटा करके रेडिकल बनाए और ये सिंपल से दोनों ऐड हो गया, मतलब इसका सिंपल से डायमर बन गया। एक ही बॉन्ड है यहाँ पर अल्केन, सिंपल से इसका डायमर बन गया। तो जो भी बनेगा ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्केन ही बनेगा, अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वुड्स रिएक्शन में याद करना है कि वुड्स रिएक्शन जो है ओनली सिमेट्रिकल अल्केन ही सिर्फ बनाएगा, अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए वुड्स रिएक्शन नहीं है, वो नहीं प्रिपेयर कर सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है
कि मीथेन भी ऊर्ज रिएक्शन से हम नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं नीचे कुछ है, क्या है कि जैसे कि ये है, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो क्या है, सिमेट्रिकल अल्केन है, इसको ऐसे बना सकते हैं। ये भी देख रहे हैं सिमेट्रिकल है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसको भी हम क्या है, बना सकते हैं ऊर्जा रिएक्शन से। ये अनसिमेट्रिकल है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन जैसे आया तो अनसिमेट्रिकल बन गया, तो इसको हम नहीं बना सकते हैं। ये भी अनसिमेट्रिकल है, इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हुए भी। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया, आइसोब्यूटेन का, तो आइसोब्यूटेन का अनसिमेट्रिकल पार्ट है, तो इसको भी हम ऊर्ज रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखना है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ आया, इवन नंबर ऑफ कार्बन सिमेट्रिकल है, इवन नंबर ऑफ कार्बन सिमेट्रिकल है, और इवन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी आया, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है किस तरह से ओरिएंटेड है। और लेकिन एक चीज तो जरूरी है कि अनसिमेट्रिकल नंबर ऑफ कार्बन जैसे ही आया, मतलब सॉरी, ऑड नंबर ऑफ कार्बन जैसे आया, वो ऑलवेज अनसिमेट्रिकल ही होगा, और वो ऊर्ज रिएक्शन से नहीं प्रिपेयर हो सकता है। तो ये क्या है, 2 पॉइंट याद रखना है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज अनसिमेट्रिकल, ऑड नंबर ऑफ कार्बन जैसे ही आया वो ऑलवेज क्या है, अनसिमेट्रिकल ही रहेगा। और लेकिन इवेन जो आएगा वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। इवेन नंबर ऑफ कार्बन में भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, लेकिन ऑड नंबर ऑफ कार्बन है ऑलवेज अनसिमेट्रिकल होगा। तो 2 मेथड हम पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। पहला तो पढ़े हैं कि अल्कीन और अल्काइन को हाइड्रोजनेशन करके हम अल्केन बना सकते हैं। दूसरा ऊर्ज रिएक्शन में, ऊर्ज रिएक्शन से भी हम बना सकते हैं, जो कि अल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो क्या है, अल्केन बनाएगा। और 2 पॉइंट ये याद रखना है कि अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बनाता है ऊर्ज रिएक्शन, और मीथेन भी ऊर्ज रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और ऊर्ज रिएक्शन में ही एक और पार्ट चलते हैं, इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन। कि ऊर्ज रिएक्शन क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी शो करता है। जैसे कि देख रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डायहैलाइड सिस्टम, मतलब डायहैलाइड सिस्टम रहता है। तो डायहैलाइड सिस्टम मतलब कि जो भी कार्बन का चेन है उसमें 2 हैलाइड ग्रुप है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 कार्बन का है, उसमें क्या है, 2 हैलाइड ग्रुप है। उसको जब हम सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में लाएंगे तो ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन ना शो करके इंट्रा शो करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डायहैलाइड सिस्टम एंड इट सपोर्ट्स 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन, और शो करके 3 या 6, उससे ज़्यादा शो नहीं करता है। जनरली क्या करता है, 3 4 5 6 मेंबर ऑफ साइक्लाइजेशन होता है। जैसा कि देखें यहाँ पर 3 कार्बन है, डायहैलाइड सिस्टम है, सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में क्या है, इसको हटाएं, यहाँ पर रेडिकल बना और ये आपस में ही यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे आपस में ही क्या हुआ, जुड़ गया और ये प्रोडक्ट बना दिया। तो ये है इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन शो किया। अब इसी में एक इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी क्या है, इस तरह से है। अगर इसमें क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या है, सिंपल सा क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, इस तरह से बन जाएगा रेडिकल, इस तरह से, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा क्या है कि ये अंदर ही अंदर इस तरह से दोनों को मिला करके बना देंगे ऐसा,
लेकिन ये गलत है। अगर ऐसा बनता है तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। कोई भी साइकिल है उसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है तो एंटी एरोमेटिक बनता है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये नहीं बनेगा। इसमें वही एक और ऐसा ही रहेगा और ये डायमेराइज करेगा और ये मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, न कि ये बनेगा। ये कभी नहीं बनेगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये नहीं बनेगा कभी। तो इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इसको एरोमेटिक का भी कंसेप्ट याद रखना है कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, एरोमेटिक पार्ट। फिर होता है नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं चलेगा, लेकिन जो एंटी एरोमेटिक होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर होता है ये एंटी एरोमेटिक। तो ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये एंटी एरोमेटिक से तो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा ना कि ये। एक ऐसे क्वेश्चन है, देखिए उर्ज रिएक्शन पर भी है। क्या कर रहा है कि ये अल्काइल हैलाइड है, ये है सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में व्हिच इज नॉट ऑब्टेन्ड। मतलब ये दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड जब हम सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में ले रहे हैं तो क्या नहीं बन सकता है। मतलब 4 ऑप्शन में कौन ऐसा है जो कि कभी बन ही नहीं सकता है, 3 है जो पॉसिबल है बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले देखें, सिर्फ हम इसको अगर कंसीडर करें, अगर कोई भी जहाँ भी रिएक्शन हो रहा है तो बहुत सारा ये भी रहेगा ये भी रहेगा। तो अगर सिर्फ इसको कंसीडर करें तो ये 2 कार्बन है, सिर्फ इसी में इसका अल्काइल हैलाइड हटेगा और ऐसा ही सेम प्रोडक्ट एक और रहेगा। ये मतलब सेम जो रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड एक और रहेगा, उसका भी हैलाइड ग्रुप हटेगा और ऐसा ही जुड़ेगा। तो क्या है, 2 कार्बन का है, 2 2 4 कार्बन का, यानी ब्यूटेन बनेगा। या तो इसमें इस प्रोडक्ट सॉरी इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट में अगर दोनों में ऊर्ज रिएक्शन होता है आपस में, दोनों जुड़ता है तो इसका ये हट जाएगा, यहाँ हट जाएगा और ये दोनों यहाँ से क्या है जुड़ेगा, तो ये एन पेंटेन बना लेगा। या तो तीसरा कंडीशन है कि इसको छोड़ो, सिर्फ इसमें ही ऊर्ज रिएक्शन होता है, यहाँ हटेगा, यहाँ पे रेडिकल बनाएगा और ऐसा ही सेम एक और आएगा तो उसके साथ क्या है डायमराइज बनेगा, तो 3 कार्बन और एक 3 और आएगा तो 6 कार्बन का एनेक्सेन बनेगा। लेकिन आइसोब्यूटेन कभी नहीं बनेगा। जैसा कि आप पीछे पॉइंट एक पढ़े हैं, बताएं कि ऊर्ज रिएक्शन कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बनाएगा, तो आइसोब्यूटेन कभी नहीं बना सकता है, क्योंकि आइसोब्यूटेन का आप स्ट्रक्चर जानते हैं। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और एक ये अनसिमेट्रिकल अल्केन है, तो ये कभी भी ऊर्ज रिएक्शन से नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हैं कि अल्केन को कैसे बनाएंगे, 2 क्या तरीका है पढ़ें। अब इसी ऊर्ज रिएक्शन से ही सिमिलर एक 2 रिएक्शन और है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका ऊर्ज रिएक्शन यहाँ डिस्कस किए तो यहीं पर ये दोनों रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इससे हम अल्केन तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये है फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता था, अल्काइल हैलाइड होता था RX। अल्काइल हैलाइड से क्या है X हटता था, यहाँ डायमर बनता था और दोनों डायमराइज कर लेता था R और R। यहाँ पर फिटिक रिएक्शन में क्या रहेगा कि एराइल हैलाइड होगा। क्या होगा, एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन। देख रहे हैं एराइल हैलाइड, बेंजीन में जब कोई भी एक्स ग्रुप हैलाइड ग्रुप है तो उसको एराइल हैलाइड कहेंगे, और जब उसको हम एनेड्राइथर के प्रेजेंस में लाएंगे तो सिंपल सा है कि इसका भी देख रहे हैं रेडिकल बनाया है,
रेडिकल है और ये आपस में क्या है, दोनों जुड़ गया है और जुड़ने के बाद ये बना लिया है इस तरह का प्रोडक्ट। तो इसको क्या कहेंगे हम, फिटिग रिएक्शन कहेंगे। और सिमिलर ही एक और है उड्ज फिटिग रिएक्शन। तो जैसा आप भी जान रहे हैं, उड्ज का मतलब सिंपल से समझ लीजिए अल्काइल हेलाइड, कोई भी अल्काइल हेलाइड, और फिटिग का मतलब क्या है, एराइल हेलाइड। तो एक एराइल हेलाइड लिए हैं, एक अल्काइल हेलाइड लिए हैं। अब दोनों को अगर हम सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में लेंगे तो एराइल वाला पार्ट यहाँ से रेडिकल बन के आएगा और अल्काइल हेलाइड में क्या है, ये हट करके इसका रेडिकल वाला पार्ट आएगा और ये दोनों में आपस में जुड़ जाएगा। तो इसीलिए उड्ज फिटिग रिएक्शन। और इसका पॉसिबल है कि इसमें पॉसिबल ये है कि ये भी तो बन सकता है और ये भी बन सकता है, मतलब ये फिटिग वाला भी बन सकता है, ये उड्ज वाला भी बन सकता है, लेकिन दोनों को जब कंबाइन करें तो क्या है, उड्ज फिटिग रिएक्शन। तो उड्ज फिटिग रिएक्शन में सिंपल से याद रखना है, उड्ज का मतलब अल्काइल हेलाइड और फिटिग का मतलब एराइल हेलाइड, दोनों को बस रेडिकल बना करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर फिटिग रिएक्शन और उड्ज फिटिग रिएक्शन को डिस्कस किए। अब चलते हैं अगले तरीके जो है बनाने का अल्केन है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो चलिए इसको समझते हैं। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट में सबसे पहले कोई भी नाम आता है, रिएक्शन आता है, तो उसको समझें कि उसमें रिएजेंट क्या है या उसका खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में समझते हैं। उसका रिएजेंट याद करना पड़ता है, तो सारा के सारा जितना भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन होता है वो सब आपको याद हो जाएगा ऑन टिप्स। तो चलिए समझते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या है, अल्काइल हेलाइड रिएक्शन करता है जिंक के साथ, दो अल्काइल हेलाइड का दो जिंक के साथ करने से ये बनाता है R2ZN और इधर ZnH2 बनता है। यहाँ पर याद करने का क्या है, इम्पोर्टेंट है कि R2ZN जो बनाया इसी को कहते हैं हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट R2ZN है जो क्या है, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होता है। तो ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट जो R2ZN है ये क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। और जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं वो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते हैं R-। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि R2ZN क्या है, सोर्स ऑफ R-, और ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ तक समझे हैं कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट R2ZN ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है और ये क्या है, सोर्स है एक न्यूक्लियोफाइल R- का। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो क्या है, सोर्स होता है न्यूक्लियोफाइल का और R- या उसको बोल सकते हैं। तो आगे अब क्या है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बन गया R2ZN, ये सोर्स है R- का जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है R-। अब सिंपल सा एक और रहेगा अल्काइल हैलाइड RX, यहाँ पर X इसका EN ज़्यादा है तो इस पर माइनस चार्ज, डेल्टा नेगेटिव जिस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट यहाँ हुआ। तो क्या सिंपल सा ये न्यूक्लियोफाइल जो R- फ्रैंकलैंड रिएजेंट से बना वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर और ये लीव करेगा ग्रुप, तो यहाँ पे अल्केन बन जाएगा। तो इसमें सिंपल सा समझे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या है कि सबसे पहले तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनाए, तो सिंपल सा अल्काइल हैलाइड है और जिंक के साथ जब मिला तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट बना, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो आज क्या रखना है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, R2ZN, और R2ZN R- का सोर्स होता है, वो क्या है अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, वो सिंपल से अल्केन बना दिया। बस फ्रैंकलैंड रिएजेंट में ये रखना। और इसमें भी इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि
मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय फ्रैंकलैंड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी याद रखना है कि मीथेन हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं कि ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है CH3Cl। जब ये Zn के प्रेजेंस में आया तो क्या है, R2Zn बनेगा। तो R2Zn हो गया, यहाँ पर R क्या है, CH3 है, तो R2Zn बनाया, Zn बना, तो R2Zn बनाया। और तो ये R2Zn क्या है, R माइनस का सोर्स होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का, तो ये सोर्स बना CH3 माइनस। और अब आगे ही कोई सेकेंड नंबर में जैसे दिया हुआ है C2H5Cl है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और सिंपल से ये बना लेगा क्या, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट बन गया। तो ए नंबर में यहाँ क्या आएगा, यहाँ R2Zn बनाया है, और ये बी नंबर में जो प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या है, ये बनाया। तो सबसे पहले आप फ्रैंकलिन रिएजेंट बना लिए R2Zn। तो ये R2Zn जब बन गया तो इससे क्या है, इसका जो एक है R माइनस तो आप ले लिए, और आगे जो भी अल्काइल हैलाइड दिया, जितना भी कार्बन का दिया, उसमें आप क्या है मान लेते हैं R डैश, उसको क्या है R, और R डैश को आप जोड़ दें, बस सिंपल से। यही फ्रैंकलिन रिएक्शन में याद रखना है कि आप फ्रैंकलिन रिएजेंट बनाएं, ये फ्रैंकलिन रिएजेंट आप बनाएं। फ्रैंकलिन रिएजेंट बनाने के बाद अब ये समझ रहे हैं कि R2Zn जो है R माइनस का सोर्स है, और आगे जो भी अल्काइल हैलाइड दिया, जैसे यहाँ पर क्या है C2H5Cl दिया है, तो उसको क्या है, उससे Cl हटाएं और इसको इससे जोड़ दें, प्रोडक्ट बन गया। तो सिंपल है, समझे फ्रैंकलिन रिएजेंट के बारे में और फ्रैंकलिन रिएक्शन के बारे में। तो ये पांचवा तरीका रहा, मतलब पांचवें रिएक्शन के बारे में हम पढ़े हैं, और ये भी एक तरीका रहा अल्केन बनाने का। और हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में। कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में कि इससे हम कैसे अल्केन बना सकते हैं, इससे भी हम अल्केन बना सकते हैं। तो इससे हम कैसे बना सकते हैं जो हम समझते हैं। तो इसमें भी क्या है, अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड वो मे भी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है। और जो रिएजेंट रहेगा किसके पे, लिथियम CuX और RX। और लेकिन यहाँ आद जो करना है कि यहाँ जो RX होगा वो ओनली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। तो फिर क्या बन जाता है, सिंपल सा अल्केन, अल्केन बनता है। तो आइए समझते हैं बारी बारी से कि कैसे आखिर अल्केन बनता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री जो भी अल्काइल हैलाइड है वो लिथियम के साथ रिएक्शन करता है तो RLi बनाता है। फिर CuX से रिएक्शन करने पर क्या है, बनता है R2CuLi। ये इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, याद रखना है R2CuLi, जिसको कि नाम से जानते हैं गिलमांस रिएजेंट। नाम से आपको रिएजेंट याद रखना है, गिलमांस रिएजेंट। जैसे ही नाम आया आपको आपके टिप्स पे आना चाहिए कि R2CuLi। अब ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, और जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं वो सोर्स होते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल का, R माइनस न्यूक्लियोफाइल का सोर्स हुए। अब देख रहे हैं कि R2CuLi गिलमांस रिएजेंट जिसको कहते हैं वो सोर्स क्या है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल का है। और साथ में और क्या लेते हैं, फिर एक और अल्काइल हैलाइड है, लेकिन याद ये रखना है कि वो 1 डिग्री ही होना चाहिए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही रहेगा। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहेगा तो यहाँ पर क्या है RX, तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव N ज़्यादा है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, कुछ N इससे जो क्या कहता है हैलाइड से
कम होता है इन, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा निगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर हुआ, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अपना है ही है, तो ये क्या है, अटैक करेगा और सिंपल से जुड़ करके एक अल्केन का निर्माण करेगा। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में याद क्या रखना है आपको, फिर से देखिए कि सबसे पहले अल्काइल हैलाइड रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, किसके किसके प्रेजेंस में, तो लिथियम CuX और एक और अल्काइल हैलाइड होगा, लेकिन वो रहेगा जो 1 डिग्री ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले Li के साथ रिएक्शन करता है, RLi बनाता है, उसके बाद CuX के साथ रिएक्शन करता है, R2CuLi बनाता है। बस ये मेन रिएजेंट आपको याद रखना है, R2CuLi। इसको कहते हैं गिलमांस रिएजेंट। क्या कहते हैं, गिलमांस रिएजेंट। और ये जो गिलमांस रिएजेंट ये भी होता है, क्या होता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। और जितने भी, एक बार बताएं कि जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है वो सोर्स होता है क्या, R माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। और जो आगे इसी रिएजेंट में लिए थे क्या, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो इस पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये लिव कर जाएगा, छोड़ देगा, और यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, अल्केन। ये अल्केन बन जाएगा, सिंपल है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक अल्काइल हैलाइड है, ये Li और Cui के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, Li और Cui के प्रेजेंस में सबसे पहले देख रहे हैं, जैसे कि Li के प्रेजेंस में RLi बनाया, Cux के प्रेजेंस में R2CuLi बनाया, गिलमांस रिएजेंट बनाया, और गिलमांस रिएजेंट बनाया, तो उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर हम लिए मिथाइल आयोडाइड लिए, और लिथियम के प्रेजेंस में सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड मिथाइल के साथ जुड़ जाएगा Li, और फिर Cui के साथ जब जुड़ेगा तो बन जाएगा R2CuLi। और ये क्या है, एक सोर्स ऑफ R माइनस, ये भी बनेगा, इसी को गिलमांस रिएजेंट बोलेंगे। और ये R माइनस का सोर्स रहेगा, और यहाँ पर R क्या है, CH3 हो गया, यहाँ पर R क्या हो गया, ये मीथेन हो गया, तो ये CH3 माइनस का सोर्स बनेगा। और फिर आगे हम क्या लिए हैं, अल्काइल हैलाइड लिए हैं, तो अल्काइल हैलाइड में लिए हैं C2H5, तो उस पर क्या है, अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या है, ये इसके साथ यहाँ ये जुड़ गया। तो सबसे पहले क्या है, तो ए नंबर में क्या बोल रहा था कि ए में क्या बनेगा, तो ये तो सिंपल गिलमांस रिएजेंट बनेगा, CH3 होल 2 CuLi, और सेकेंड में क्या है, ये प्रोपेन बनेगा। तो ये रहा कोरे हाउस सिंथेसिस। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट याद रखना है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोरे हाउस सिंथेसिस। तो सबसे पहले तो क्या है कि उर्ज रिएक्शन से भी हम मीथेन नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते हैं। दूसरा, फ्रैंकलिन रिएजेंट जो था उससे भी नहीं बना सकते हैं, R2ZN फ्रैंकलिन रिएजेंट उससे भी नहीं बना सकते हैं। तीसरा, कोरे हाउस सिंथेसिस, ये सब से हम मीथेन नहीं बना सकते हैं, बस याद रखना है। तो आज का क्लास बस इतना ही, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि और क्या क्या जो तरीका है जिससे कि हम अल्केन बना सकते हैं, क्या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन बनाने का, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद। और कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई भी दिक्कत हो समझने में, अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर ये जो भी पढ़ाए हैं, अगर उसका PDF आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा टेलीग्राम पर सारा का सारा PDF रहेगा, उस टेलीग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।